दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मुंबई के मझगांव डॉक से। कुलियों का एक ग्रुप, वहाँ पर एक आदमी आकर, एक गुंडा जिसका नाम था शेर खां पठान। शेर खां पठान नाम का गुंडा कुलियों के एरिया में आकर कुलियों से हफ्ता वसूला करता था। किधर जाता है? हाँ निकाल। मुंह क्या देख रहा है? पैसे फेंक। और कुलियों को वो हफ्ता उसको देना पड़ता था, उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन कुलियों में से एक नौजवान ये नज़ारा देखकर उसको बड़ा दुख होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। वो सोचता था कि कैसे एक बाहर का आदमी आकर सिर्फ मसल पावर के दम पर हम कुलियों से हफ्ता वसूल करके ले जाता है। इस आदमी ने शेर खां पठान को सबक सिखाने का मन बनाया और कुछ लोगों को तैयार किया। अगली बार जब शेर खां पठान कुलियों से हफ्ता वसूलने आया तो इस आदमी और इसके साथियों ने शेर खां पठान पर हमला बोल दिया। हालांकि शेर खां पठान के पास गुप्ती और चाकू थे, लेकिन उसके बावजूद इस आदमी और इसकी टीम, ये आदमी और इसकी टीम, पूरी टीम शेर खां पठान पर भारी पड़ गई और लहूलुहान हालत में शेर खां पठान को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। दोस्तों इस पूरे एक्ट ने, इस पूरी घटना ने उस आदमी को कुलियों के बीच एक तरह से एक नेता बना दिया, एक तरह से एक लीडर बना दिया। एक अलग छवि बन गई, एक अलग रेस्पेक्ट मिल गई। और ये जो पूरी घटना हुई थी, ये पूरा घटनाक्रम 1975 में आई फिल्म दीवार में, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, यश चोपड़ा की ये फिल्म थी। इस फिल्म में ये सीन हूबहू बिल्कुल फिल्माया गया। उस आदमी की जो जिस आदमी ने ये स्टेप लिया शेर खां पठान को सबक सिखाने का, जैसे मैंने बताया कि उसकी एक अलग इमेज बन गई, उसका एक अलग नाम हो गया। और ये जो घटना थी, ये घटना एक मील का पत्थर साबित हुई उसके वो बनने में जो वो बनने वाला था। और वो क्या बनने वाला था? वो बनने वाला था मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन, हाजी मस्तान द लेजेंड। उस डॉन को हाजी मस्तान द लेजेंड डॉन इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि उसके काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा था। वो आम लोगों को परेशान नहीं करता था। उसने अपने हाथ से कभी बंदूक नहीं चलाई, कभी लोगों का कत्ल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक अलग इमेज बनाई, अपना एक अलग रुतबा बनाया, अपना एक अलग तरह का पूरा एम्पायर बनाया, जिसको लोगों ने लेजेंड का नाम दिया। ये कहानी है हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन की। हाजी मस्तान का जन्म होता है 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु में एक गरीब परिवार में। उसके बाद हाजी मस्तान के पिता सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होने वाला और वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं। मुंबई आकर ये लोग साइकिल की मरम्मत और पंचर बनाने की दुकान खोलते हैं। हाजी मस्तान की उम्र उस टाइम 8 साल थी। हाजी मस्तान वहाँ पर साइकिल के दुकान पर काम करके सोचा करता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, लंबी लंबी गाड़ियों को, बंगलों को, अमीर लोगों को, उनके लाइफस्टाइल को देखा करता था। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हाजी मस्तान के अंदर भी बड़ा बनने का, बड़ा आदमी बनने का, मोटा पैसा कमाने का सपना पनप रहा था। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता है और इस सपने को किसी भी तरीके की कोई हवा नहीं मिल पाती। उसके बाद एक आदमी हाजी मस्तान से कहता है कि तुम डॉक पर कुली का काम करो, वहाँ पर तुम ज़्यादा पैसा बना सकते हो। हाजी मस्तान इसके लिए तैयार हो जाता है। हाजी मस्तान वहाँ पर जाकर कुली का काम करता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो छोटे मोटे सामान की स्मगलिंग किया करता था। उस दौर में ट्रांजिस्टर, रेडियो, घड़ी, वॉकमैन और सोने का कुछ सामान, इन सब चीज़ों की हिंदुस्तान में स्मगलिंग बहुत होती थी। वो हाजी मस्तान को कहता है कि अगर तुम कुछ सामान अपने पगड़ी में, अपनी जेब में, अपने पॉकेट में, अपने कपड़ों में किसी भी तरीके से अगर तुम छुपा के यहाँ से बाहर निकाल सको तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। हाजी मस्तान को पैसा कमाना था और ये पैसा कमाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका था। हाजी मस्तान इसके लिए तैयार हो गया और धीरे धीरे उसकी पहचान उससे काफ़ी अच्छी होने लगी। दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होने लगी, दोनों का रिश्ता एक अच्छा बनने लगा। उस आदमी का नाम था शेख मोहम्मद अल गालिब। अब होता क्या है कि एक बार शेख मोहम्मद अल गालिब के बिहाफ पर हाजी मस्तान एक सोने के बिस्किट की डिलीवरी लेता है। उस एक सोने के बिस्किट का एक बैग होता है पूरा भरा हुआ, उसकी डिलीवरी लेता है। उसके बाद बदकिस्मती से जो शेख मोहम्मद अल गालिब होता है, इसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब ये गिरफ्तार हो गया और जेल में चला गया,
हाजी मस्तान भी अपने लाइफ में बिज़ी हो गया। अब जब कुछ टाइम बाद ये जब शेख जेल से छूटता है तो हाजी मस्तान के पास आता है और बोलता है कि मैंने जो तुम्हें वो बैग दिया था वो बैग कहाँ है। हाजी मस्तान शेख को अपनी उस झोपड़ी पर ले जाता है जहाँ पर उसने बैग रखा था। वहाँ पर बैग उसको निकालता है, शेख अल गालिब को वो बैग देता है। शेख अल गालिब बैग को खोलता है और बैग में सोने के बिस्किट होते हैं। शेख ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो हाजी मस्तान से कहता है कि तुम इतनी गरीबी में रहकर अगर चाहते तो इस बैग को खोलकर सोना बेचकर अपनी ज़िंदगी एक अमीर ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन तुमने इसको खोला क्यों नहीं। इस पर हाजी मस्तान कहता है कि मेरे पिता ने ये सिखाया है कि तुम हर इंसान को दे सकते हो मगर खुदा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हर इंसान को धोखा दे सकते हो पर खुदा को कभी धोखा नहीं दे सकते। जब ये बात हाजी मस्तान ने अल गालिब शेख को बोली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाजी मस्तान को गले से लगा लिया और उसने कहा, ये बैग मैं तभी स्वीकार करूंगा जब तुम इसमें से आधा सोना लेने के लिए तैयार हो जाओ और मेरे साथ मेरे धंधे में आ जाओ। ये वो घटना थी जिसके बाद हाजी मस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने लगी। अब ऑफिशियली वो एक स्मगलिंग के धंधे में उतर चुका था और पैसों की प्रॉब्लम हाजी मस्तान की ख़त्म हो चुकी थी। अब धीरे धीरे हाजी मस्तान के पास पैसा आता गया, लेकिन हाजी मस्तान ने सोचा कि मुंबई में अपनी धाक जमाने के लिए सिर्फ पैसों की नहीं मसल पावर की भी ज़रूरत है। जब मसल पावर की ज़रूरत है, जब हाजी मस्तान को ये बात समझ में आई तो यहाँ पर एक और कहानी निकल कर आती है। मुंबई में एक आदमी था वरदराजन मुदलियार और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब एक बार वरदराजन मुदलियार को एक इलाके से, कस्टम डॉक इलाके से, अगर मैं गलत नहीं तो कस्टम डॉक इलाके से वरदराजन मुदलियार को एंटीना चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर होता है और जब पुलिस स्टेशन के अंदर होता है पुलिस उससे पूछ रही होती है कि भाई एंटीना कहाँ है, लेकिन वो पुलिस को बता नहीं रहा होता। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि भाई अब तुमने अगर नहीं बताया तो हम तुम्हारी पिटाई करने के लिए, तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, इसलिए बता दो। तभी वहाँ पर 555 की सिगरेट मुंह में दबाए, सफ़ेद कपड़ों में और पॉलिश किए हुए जूतों में एक शख्स की एंट्री होती है और वो आकर वरदराजन मुदलियार से कहता है, वड़कम थलाइवर। वरदराजन मुदलियार ये देखकर चौंक जाता है कि ये कौन रईस जाता है जो मुझसे इतनी इज्जत से बात कर रहा है। वो शख्स कोई और नहीं, वो हाजी मस्तान था। हाजी मस्तान वरदराजन मुदलियार से कहता है कि तुम एंटीना वापस कर दो और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ और बहुत पैसा कमाओ। वो कहता है, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। कहता है, मुझे ये फ़ायदा होगा, मैं तुम्हारी मसल पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वरदराजन मुदलियार के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वरदराजन मुदलियार, हाजी मस्तान दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं और वरदराजन मुदलियार उसके बाद हाजी मस्तान के साथ काम करता है। इसके बाद इसमें करीम लाला की भी एंट्री होती है और ये तीनों लोग अपने अपने एरियाज़ में बांटकर, अपने अपने एरियाज़ में इलाके बांटकर अपना अपना अलग अलग धंधा करते थे और कोई लड़ाई झगड़ा कहीं से कहीं तक नहीं था। वरदराजन मुदलियार को नायकन, दयावान, अग्निपथ जैसे फिल्मों में दिखाया, मतलब कॉपी किया गया उनका स्टाइल वरदराजन मुदलियार का। अमिताभ बच्चन ने वरदराजन मुदलियार का बोलने का स्टाइल भी कॉपी किया अग्निपथ फिल्म में। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब हैं। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया वो गया ऊपर, मालूम। और जब वरदराजन मुदलियार पैसा कमाने लगा, नाम बढ़ने लगा, वो एक धार्मिक आदमी था, गणपति का पंडाल लगाता था। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, नाम बढ़ा, वैसे वैसे पंडाल का साइज़ भी बढ़ने लगा। तो ये वरदराजन मुदलियार, हाजी मस्तान और करीम लाला तीनों का गठजोड़ मुंबई में चल निकला था और इनका दबदबा बहुत ज़्यादा चल निकला था। हाजी मस्तान की एक और कहानी है। आपको सैफ अली खान की पत्नी का नाम पता होगा, पहली पत्नी का, अमृता सिंह। उनकी माँ थी रुखसाना सुल्तान, जो कि संजय गांधी की भी दोस्त हुआ करती थी। वो एक बार मुंबई के एक भीड़ भरे बाजार में अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके एक
चीज़ ढूंढने जाती हैं। उस टाइम उनको कैमी साबुन इस्तेमाल करने की आदत थी और मुंबई में वो कहीं नहीं मिलता था और वो तस्करों से इसको ख़रीदा करती थी। वो भीड़ में निकल जाती हैं कैमी साबुन ढूंढने के लिए, वहाँ उन्हें नहीं मिलता। और जब वो वापस आती हैं तो वहाँ देखती हैं कि उनकी गाड़ी के पीछे की सीट पर कुछ सामान पड़ा हुआ है और उनकी गाड़ी के आसपास काफ़ी भीड़ है और वहाँ पर एक आदमी उस भीड़ के बीच खड़ा हुआ सफ़ेद कपड़े पहने हुए। वो जाकर देखती हैं तो गाड़ी की जो सीट होती है उसके ऊपर बहुत सारे कैमी साबुनों का भंडार था। वो शख्स उनके पास आता है और कहता है मुझे हाजी मस्तान कहते हैं, और हाजी मस्तान ने वो सारे के सारे कैमी साबुन रुखसाना सुल्तान के लिए अरेंज किए थे। एक और कैरेक्टर था इस कहानी में जिसका नाम था यूसुफ पटेल। अब यूसुफ पटेल की जो कहानी है वो ये है कि यूसुफ पटेल ने किसी तरीके से हाजी मस्तान को धोखा दिया था। तो यूसुफ पटेल और हाजी मस्तान के बीच में एक अलग तरह की कहानी है और वो कहानी जन्म देती है मुंबई अंडरवर्ल्ड की पहली फिरौती को, यानी कि पहली पहली सुपारी को वो जन्म देती है कहानी। ये सुपारी दी गई थी 1969 में। अब यूसुफ पटेल को मरवाने के लिए हाजी मस्तान करीम लाला के लोगों को हायर करता है और ये लोग मीनारा मस्जिद के पास यूसुफ पटेल के ऊपर हमला करते हैं। यूसुफ पटेल की हाथ में 2 गोली लगती है, बट यूसुफ पटेल का बॉडीगार्ड उसके ऊपर कूद कर उसको बचाने की कोशिश करता है और बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। वहाँ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उसके बाद हाजी मस्तान, करीम लाला और 11 बाकी लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले में जब हाजी मस्तान से किसी ने इंटरव्यू में किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, तो हाजी मस्तान ने क्या कहा वो सुनिए। हाजी मस्तान ने कहा कि जब मुझे पता चला कि यूसुफ पटेल मर गया है तो मुझे बड़ा संतोष हुआ, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि वो बच गया है तो मैंने उसे एक ईश्वरीय संकेत के तौर पर लिया और मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ये नहीं चाहता कि यूसुफ पटेल मरे तो मुझे उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। और इसके बाद हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल एक बार फिर से दोस्त हो गए। तो हाजी मस्तान और करीम लाला और वरदराज मुदलियार, इन सब का धंधा चल निकला था। काफ़ी बढ़िया इनका इमेज हो गया था और अंडरवर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैर जमा लिए थे। और ये दशक था 70 का दशक। लेकिन उसके बाद अब इसमें एंट्री होने वाली थी दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की। अब उसके बाद दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की एंट्री होती है, इधर से आलमज़ेब, अमीरज़ादा, इन सब लोगों की एंट्री होने वाली थी। अब ये लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। कई बार हाजी मस्तान ने इन लोगों का सुलह कराया, अमीरज़ादा और दाऊद इब्राहिम का। इन्होंने कसम खाई कि ये आज के बाद ये सब मारपीट छोड़ देंगे, लेकिन अगले ही दिन दोनों गैंग्स ने आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले तक का जो अंडरवर्ल्ड था, इससे पहले तक का जो ये भी धंधा, स्मगलिंग का धंधा या जुए अड्डे, शराब वराब जो भी काम करते थे, उसमें खून खराबा बहुत कम होता था और ये ज़्यादातर काम सारे रात में किया करते थे। लेकिन जब से इस धंधे में जब एंट्री होती है नए नए जोशीले नौजवानों की, उसके बाद अंडरवर्ल्ड की शक्ल अब पूरी तरीके से बदलने वाली थी। हाजी मस्तान को मधुबाला बड़ी पसंद थी, तो मधुबाला जैसी दिखने वाली एक एक्ट्रेस सोना से हाजी मस्तान की शादी होती है। हाजी मस्तान के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो एक वीडियो में बता के मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा अगर सारी कहानी हाजी मस्तान की मैं आपको बताने लग जाऊँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हाजी मस्तान को इमरजेंसी के दौरान गिरफ़्तार किया गया, 2 बार गिरफ़्तार किया हाजी मस्तान को, एक बार 1974 में और आई थिंक एक बार 1975 में। हाँ, 1975 में जब हाजी मस्तान को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद हाजी मस्तान की मुलाकात होती है जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण से वो प्रभावित होता है हाजी मस्तान। उसके बाद जैसे हर अंडरवर्ल्ड डॉन सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर अपने धंधे को लीगलाइज़ करे, तो हाजी मस्तान ने भी उसके बाद पॉलिटिक्स में आने का सोचा, एक पार्टी बनाई, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। इधर धीरे धीरे जब नए लोगों की एंट्री अंडरवर्ल्ड में हो गई तो हाजी मस्तान की पैठ धीरे धीरे कम होने लगी थी। और उसके बाद 9 मई 1994 को 68 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो जाती है। लेकिन हाजी मस्तान का जब तक रुतबा चलता था तब तक बॉलीवुड में भी दिलीप कुमार से लेकर बहुत सारे लोगों तक उनकी अच्छी उठ बैठ थी। रोज़ पार्टियाँ,
रोज़ लोगों से मिलना, फिल्मी हस्तियों से मिलना, उनसे बातचीत, उनसे ताल्लुक़ रखना हाजी मस्तान का अच्छा खासा शौक़ था और एक लाइफस्टाइल था। लेकिन जब हाजी मस्तान की मौत हुई तो सिर्फ मुकरी के अलावा, हाजी मस्तान के मौत के बाद मुकरी के अलावा कोई और उसमें शामिल नहीं हुआ था जब हाजी मस्तान की सारा का सारा क्रियाक्रम, ये सारी चीज़ें की गई थी। तो दोस्तों ये थी कहानी हाजी मस्तान की स्टोरी, जो एक ऐसा डॉन कहलाया जिसको आज भी लोग लेजेंड के नाम से जानते हैं। और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों।